नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे, समृद्धि लाएगी केन बेतवा परियोजना, विस्थापितों का हित भी प्राथमिकता है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली बड़ी जल परियोजनाओं में गिनी जा रही है। देश की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी की ओर मोड़ा जाएगा। करीब 44,605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई, पेयजल और बिजली का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। मोदी सरकार के लिए यह परियोजना केवल पानी पहुंचाने की योजना नहीं, बल्कि बुंदेलखंड में कृषि, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने का बड़ा माध्यम है। परियोजना से सूखे की समस्या कम होने, खेती का रकबा बढ़ने और उत्पादकता बढ़ने तथा पलायन पर अंकुश लगने की उम्मीद है। हालांकि विस्थापन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे भी इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, जिनके समाधान के लिए पुनर्वास और पर्यावरणीय प्रबंधन पर काम लगातार जारी है। कहा जा सकता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के लिए जल सुरक्षा से लेकर विकास और समृद्धि तक की नई कहानी लिखने की दिशा में बड़ा कदम है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के विकास का परिदृश्य बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि केन बेतवा भारत की पहली लिंक परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर क्रियान्वयन का कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2024 के दिसंबर माह में इसकी आधारशिला रखी गई। वर्ष 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से व्यापक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये परियोजना क्षेत्र के विकास की दृष्टि से चमत्कारिक परिणाम सामने लाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना ये वास्तव में देश की पहली नदी जोड़ो अभियान की परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, हम तीनों मिलकर के ये पूरी योजना पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि जानकारी है कि दिसंबर 2024 में इसकी आधारशिला रखी और 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पूरी परियोजना से पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य भारत के भी विदिशा, रायसेन जिले तक इसका लाभ मिलने वाला है। ऐसे में सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा के क्षेत्र में इससे ज़बरदस्त बदलाव आएगा। मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 103 मेगावाट जल विद्युत, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ मिलेगा। 44 लाख लोगों को 60 MCM का पीने का पानी भी मिलेगा। ये वाकई चमत्कार करने वाली अद्भुत परियोजना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि परियोजना से मध्य प्रदेश में करीब 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और लगभग 44 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रावधान है। परियोजना से पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर समेत 1382 गांव को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ पानी पहुंचाने की परियोजना नहीं, बल्कि बुंदेलखंड में कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की नई तस्वीर तैयार करने वाला प्रोजेक्ट है। जिस परियोजना के लिए अलग अलग प्रकार से पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इनकी सिंचाई का रकबा अलग अलग, उदाहरण के लिए पन्ना का 70,000 हेक्टेयर का, दमोह का 20,101 हेक्टेयर का, छतरपुर का 3,11,151, टीकमगढ़ 25,112, निवाड़ी का 25,000, ऐसे करके इसका बड़ा हेक्टेयर में अगर देखा जाए तो 4,51,364 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र सिंचित होने वाला है। और वार्षिक सिंचित होने के लिए ये 6 लाख के आसपास का ये पूरा रकबा होगा। जो गाँव की संख्या ही, अगर लाभान्वित होने गाँवों की संख्या देखें तो ये 1,382 गाँवों को इसका लाभ मिलने वाला है। और पीने के पानी के लिए ये जो इसकी जो क्षमता बढ़ेगी वो भी अद्भुत है। और इस परियोजना में कई और जिले भी लाभान्वित होंगे। उसमें शिवपुरी, दतिया, सागर, रायसेन, विदिशा, ये सब मिलाकर के वाकई पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से लाभान्वित होने वाला है। ऐसे में आज हमने उसकी समीक्षा भी की है और जो अभी तक की प्रगति दिखाई गई वो काफ़ी उत्साहजनक भी है
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विस्थापित क्षेत्र के जनजातीय परिवारों की कठिनाइयों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका प्राथमिकता से निराकरण करें। विस्थापित परिवारों को शासन की पात्र योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि जहां परिवारों ने नए स्थान पर निवास बना लिए हो, वहां स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन सहित जरूरी मूलभूत सुविधाओं के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये परियोजना देखिए, सरकार का साफ कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से समृद्धि आएगी, लेकिन शायद कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचा रही है। उनको ना तो विस्थापितों की चिंता है और ना ही उनको मुआवजा मिला है और वे आंदोलन करने को मजबूर है। अब केन बेतवा लिंक परियोजना सरकार की संवेदनशीलता और कांग्रेस के आरोपों पर यह घमासान मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे, ये भी सुना देते कि कांग्रेस इस पर क्या कह रही है। देखिए, केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली मोदी सरकार ने इसको सिर्फ एक इवेंट का तरीका बना लिया है, एक तमाशा बना लिया। अपने चुनिंदा लोगों को वहां जमीनें दे दी हैं और वहां आसपास बड़े बड़े रिसोर्ट बन रहे हैं। तकलीफ में है वो आदिवासी, वो किसान, वो दलित लोग, जिनको ना तो आज तक उनकी जमीन का मुआवजा मिला है। ये भी भाजपा के अन्य प्रोजेक्टों की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। और आप बांध तो बना रहे हो, लेकिन अब तो भाजपा के बने हुए बांधों से डर लगता है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, मोदी जी 2-2 बार तो इसका उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन ये जानकारी कोई नहीं बता रहा है कि वहां जो लोग हैं विस्थापित कब होंगे, कब विस्थापन शुरू होगा, कब उनको मुआवजा पड़ना शुरू होगा, ये जवाब कोई नहीं दे रहा है। देखिए, केन बेतवा तो देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो अभियान जिसे कहा जा रहा है, ये समृद्धि लेकर आएगा और विस्थापितों का हित भी इसमें प्राथमिकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष इसमें दोनों है। विपक्ष जो है इस पर सवाल उठा रही, क्योंकि जहां पर इस योजना को लेकर जिस प्रकार से विरोध भी देखने के लिए मिला था, वो तस्वीरें भी एक सामने आई थी। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ये योजना बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देगी। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। पूर्व राज्य नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा हमारे साथ सुधींद्र मोहन शर्मा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुधींद्र जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत सुधींद्र जी आपके साथ करना चाहेंगे कि ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, नदी जोड़ो अभियान जो इसे कहा जा रहा है, बुंदेलखंड की तस्वीर तकदीर दोनों बदलने की बात हो रही है। सरकार लाख दावे कर रही है, वाकई में ये बुंदेलखंड के जल संकट का स्थायी समाधान हो सकती है? बिल्कुल, ये स्थायी समाधान हो सकता है, क्योंकि जब केन बेतवा लिंक किया गया, मतलब जब इसके बारे में सोचा गया, तब केन का जो सरप्लस वाटर था वो हमने बेतवा को दिया है इसमें। और ये करीब करीब आप समझ लें कि जो बुंदेलखंड का जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, जिसमें सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, बुंदेलखंड के तालाब जहां मृत प्राय हो चुके हैं, बुंदेलखंड के तालाब जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था, तो उनके खत्म हो जाने के कारण जो पानी की कमी थी, उस वजह से केन का जो सरप्लस वाटर है उसको बेतवा बेसिन में लाने से बहुत ज्यादा फायदा बुंदेलखंड को होगा। और चूंकि केन और बेतवा ये दोनों नदियां एक ही तरह की ज्योग्राफी में फ्लो करती हैं, दोनों की इकोलॉजी भी करीब करीब एक जैसी है, इसलिए केन बेतवा लिंक के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं आई। और ये बड़ा सफल एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा, जो कि एक सरप्लस वाटर को ट्रांसफर। अच्छा, मतलब ये जो दावे है कि पेयजल सुरक्षा के क्षेत्र से ये जो जुड़ रहे हैं, जो दोनों जो क्षेत्र है, परियोजना से मिलने वाला जो भी पानी है, बुंदेलखंड के गांवों की लंबी अवधि की जो समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी, इसको भी सुनिश्चित कर पाएगी ये योजना? ये बिल्कुल बिल्कुल सुनिश्चित कर पाएगी, क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत में जितनी भी ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं अभी तक, वो 85% ग्रामीण पेयजल योजनाएं भूजल पे निर्भर हैं, भूजल पे आधारित हैं।
और ऐसे में अगर भूजल पे आधारित योजनाओं को हम अगर सरफेस वाटर से, यानी केन बेतवा का जो वाटर है वो सरप्लस वाटर है और सरफेस वाटर है, उससे अगर हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से गांवों की जल सुरक्षा बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, भूजल का तो स्तर दिन पे दिन नीचे जाता जा रहा है। भूजल का दोहन खेती में भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जो किसान पहले तालाबों पे निर्भर थे, नहरों पे निर्भर थे, उनके लिए उतना अच्छा अब उपलब्ध नहीं था जल, तो भूजल दोहन खेती में भी बढ़ गया। और ऊपर से ये हुआ कि भूजल हमको गांव में पीने के पानी के लिए उपलब्ध नहीं रहा, तो गांव की पेयजल सुरक्षा, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी तो खतरे में आई गई थी। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारा रिचार्ज कंपोनेंट है इस एरिया में, वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। तो आप देखेंगे कि जो हमारे जिले हैं बुंदेलखंड के, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स उसमें बढ़ते जा रहे थे। छतरपुर, नौगांव, राजनगर, ये ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक है, मतलब अतिदोहित ब्लॉक हैं। टीकमगढ़ और निवारी में निवारी, बलदेवगढ़ और पालेरा, ये अतिदोहित ब्लॉक हैं। सागर में सागर खुद अतिदोहित ब्लॉक है। पथेरिया है दमोह जिले में, वो अतिदोहित है। पन्ना में अजयगढ़ ब्लॉक है। अब अतिदोहित का मतलब ये होता है कि जितना हमारा रिचार्ज कंपोनेंट है, उससे ज्यादा पानी वहां पे लोग निकाल रहे हैं। तो ये दो कारणों से होता है। तो रिचार्ज कम हो वहां पे, वहां की जियोलॉजी ऐसी है, ग्रेनाइट्स हैं ज्यादातर, हार्ड रॉक है, तो रिचार्ज वैसे ही कम होता है। और फिर ऊपर से विड्रॉल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खेती के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। तो इस कारण से वहां पे भूजल पे निर्भरता बहुत कम हो जानी है और भूजल की उपलब्धि भी कम होती जानी है। तो केन बेतवा के रिवर के पानी को डाइवर्ट करना बेतवा में एक बहुत फायदे का काम होगा, भूजल के लिए भी। उससे दो तरफा फायदा होगा। एक तो ये कि भूजल का दोहन कम होगा। जब हमको सरफेस पे पानी उपलब्ध है तो भूजल हम नहीं निकालेंगे, न पीने के पानी के लिए ज्यादा निकलेगा, न खेती के लिए निकलेगा। दूसरा, जो कैनाल्स हैं उनका जो सीपेज है उससे रिचार्ज बढ़ेगा, तो हमारा रिचार्ज कंपोनेंट भी बढ़ेगा। तो ये दोनों फायदे हैं जो सरप्लस वाटर केन का बेतवा ठीक है बेसिन में आ रहा योगेंद्र है। जी, देखिए कैसे तस्वीर तकदीर दोनों बदलेगी इससे, इस प्रोजेक्ट से, नदी जोड़ो अभियान से, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, नहीं, जो भी भाई साहब कह रहे थे वो ठीक कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से जो वाटर का रिचार्ज का जो स्तर है वो बढ़ेगा। और पन्ना चूंकि हमारा पानी पाथर और लावर ऐसा बोला जाता है, आज से नहीं वर्षों से बोला जाता है, तो हालांकि यहाँ पे पानी ऊपर की सरफेस में है लेकिन नीचे की सरफेस में नहीं। तो जो भाई साहब बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इस लिंक परियोजना से एक फायदा तो ये होना है कि इस क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था होनी, तो मैं उस बात से उनकी सहमत हूँ। खासतौर से हालांकि पन्ना के लिए जितना ये बता रहे हैं उतना नहीं है, लेकिन कोई भी परियोजना एक बृहद रूप में देखी जाती है, उस बृहद रूप में हमको देखना चाहिए, इसलिए उसका स्वागत है। और उसमें कोई, इस परियोजना के हिसाब से मुझे कोई भी चीज नहीं लगती। पर्यावरण का जरूर मुद्दा है, थोड़ा सा जो विस्थापन का मुद्दा है, और थोड़ा सा जो अभी जो इसमें मुआवजा वितरण का है वो जरूर मुद्दा है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, मैं दोनों मेहमानों की बातों को और आगे लेकर ले जाना चाहूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला नहीं है विस्थापन का, ये थोड़ा सा मुआवजे का मामला नहीं है। क्योंकि तस्वीर जो अजयगढ़ से, पन्ना से, वहां के क्षेत्र के लोगों से जो तस्वीरें आई है सामने, किस प्रकार से आंदोलन किया गया, अनोखा आंदोलन, चिता आंदोलन किया, महिलाएं भी उसमें बड़ी संख्या में शामिल रही, वो तस्वीर झुठला नहीं सकती, उससे कोई नकार नहीं सकता। फायदे हैं योजना के, बिल्कुल हम मान सकते, बिल्कुल सराहा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां के लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जो मुआवजे की परेशानी है, विस्थापन की जो परेशानी है, उस पर भी सरकार को सोचना होगा। इसे लेकर कैसे देखते हैं आप? योगेंद्र जी आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। भूपेंद्र जी। जी साक्षी जी, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी दो बहुत बड़ी योजना थी। एक सड़क जोड़ो अभियान, चतुर्भुज योजना, और दूसरी एक नदी जोड़ो अभियान। उसी के परिप्रेक्ष्य में बुंदेलखंड के लगभग, चाहे उत्तर प्रदेश के 4 जिले देख सकते हैं आप, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, और यहाँ के जो छतरपुर, दमोह, रायसेन, बिजसा, ये जो जिले हैं ये बहुत प्रभावशील, छतरपुर है, टीकमगढ़ है। तो यहाँ पे पानी की जो पूर्व में वक्ताओं ने बताया, तो निश्चित रूप से बताया, देखिए नदी जोड़ योजना निश्चित रूप से वही है कि जहाँ पे भूजल नीचे स्तर पे है उसको रिचार्ज करने के लिए जमीन में पानी मिले, और साथ साथ वो कृषि के लिए भी योगदान हो। हमने बुंदेलखंड में देखा है कि रोजगार नहीं थे और रोजगार में पलायन भी होता था।
और उसका कारण यह पलायन पलायन होने का मुख्य कारण था रोजगार नहीं होना, क्योंकि वहाँ की कृषि भी मजबूत नहीं थे। जो बड़े किसान भी थे जिनके पास 5-5 हेक्टेयर भी जमीन थी, वो इस तरह से, क्योंकि एक कृषि ही ले पाते थे, उस पे आधारित थे वर्षा की ऋतु पर। तो ये सारी चीजें इसके, तो ये बड़ा अच्छा योजना है सरकार की, और इस सरकार की योजना है बुंदेलखंड भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। लेकिन इसमें रोजगार, खेती बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो पलायन कम होगा, और पलायन होगा तो विकास की नई परिभाषा लिखी जाएगी, जिससे परिवार के पीछे नहीं छूटने पड़ेंगे। क्योंकि जिस परिवार चला जाता है एक, और यहाँ पे उसकी फैमिली यहीं रह जाती है गांव में, तो ये एक बहुत सी ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी योजना है। और इसके लिए जिस तरह से बुंदेलखंड में पानी चाहिए था, और वह घरों में होकर पानी जाएगा, और जिसकी कीमत, लेकिन निश्चित रूप से आपने कहा कि जो पुनर्वास की योजना है, तो किसी के आंसुओं पे नहीं लेनी चाहिए। उस सरकार ने योजना बनाई थी कि अगर एक मकान का दिया होगा तो 6.5 लाख रुपए, और जमीन का 12.5 लाख रुपए हेक्टेयर देंगे। तो मुझे ये लगता है कि एक हेक्टेयर का 12.5 लाख रुपए नहीं कम है, भूपेंद्र जी, क्योंकि पर वह समस्या यहाँ पर मुआवजे की भी इतनी बड़ी समस्या आ रही है। वहाँ पे जिस प्रकार से अनोखे आंदोलन किए गए हैं, वो तस्वीर देखिए झूठ नहीं बोल सकती। वहाँ के लोगों की हमने बातें सुनी है। 5 लाख रुपए अगर मुआवजे के तौर पर दिया जा रहा है जमीन के दाम पर, तो बताइए आज के समय में कहाँ पर जमीन घर 5 लाख रुपए में बन सकता है? कैसे वो अपना सारा घर बार संभाल सकते हैं? इतने दिनों तक, महीनों तक वहां पर आंदोलन हुआ था, उस तस्वीर को कैसे झुठला दिया जाए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक परिवार अपनी जमीन, अपने आय के संसाधन, अपना घर सब छोड़ के जाता है, अपने फिर से उसको शुरुआत करनी पड़ेगी। उस शुरुआत के लिए अगर 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, आज वो 6.5 लाख रुपए मकान के दे रहे हैं, और 12.5 लाख रुपए हेक्टेयर एक जमीन का मुआवजा दे रहे हैं। उस मुआवजे में भी बीच में जो सरकारी तंत्र होता है, जो हम जानते हैं कि सही पुनर्वास नहीं होना, सही टाइम पे पैसा नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत थी, जिसके तहत उन्होंने आंदोलन किया। तो ये निश्चित रूप से मुआवजा बढ़ना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि सिंचाई का रकबा है लगभग 10 लाख हेक्टेयर बढ़ रहा है, जिसकी मध्य प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर के लगभग है, उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख हेक्टेयर के लगभग है। पेयजल लगभग 62 लाख लोगों के लिए होगा, जो लोगों के लिए लाभान्वित। बिजली का उत्पादन हो जा लगभग 103 मेगावाट बिजली, और इसमें सौर ऊर्जा का भी उन्होंने प्लांट रखा हुआ है। और ये जो जिले हैं, ये हमने जिस तरह से बताए थे आपको, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, पन्ना, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और ललितपुर। और इसमें लगभग 62 लाख लोगों को लाभान्वित होने को उन्होंने कहना है कि जल योजना के तहत उनको पहुंचाएंगे। लेकिन जो विस्थापित लोग हैं, जिनकी जिंदगी शुरुआत से एक तरफ से हो रही है, तो कांग्रेस या वहां के जो भी एनजीओ के लोग हैं, जिस तरह से मांग कर रहे हैं उस संगठन के रूप में, तो निश्चित रूप से सरकार को इसके रूप में, क्योंकि जो योजना का जो बजट लगभग 44,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 12 लाख करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुकी है सरकार, और जिसके सरकार, और 2030 मार्च में इसकी योजना लिमिटेशन टाइम की रखी गई है। तो ये क्योंकि अंतिम किसी भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट करके वो विकास की योजना परिलक्षित नहीं हो सकती। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर विपक्ष इस बारे में अगर काउंटर कर रहा है, तो उसको पुनर्वास जिस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का किया है, लोगों को प्लाट दिया है। योगेंद्र जी, मेरा सवाल यही है, बिना पूर्ण पुनर्वास के किसी भी इतने बड़े जल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना सामाजिक तौर पर कितना उचित है? ये कैसे लगता है आपको? ग्राउंड रियलिटी तो आपको पता ही होगी, वहां की तस्वीरें भी आपने देखी होगी। जो ये कहते हैं कि पुनर्वास होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि पुनर्वास बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा पुनर्वास होना भी चाहिए। लेकिन जो जमीनी हकीकत होती है, वो इन सब चीजों से दिखती नहीं, क्योंकि जमीनी हकीकत एक अलग होती है, कागजी हकीकत एक अलग होती है, और आंदोलन की हकीकत एक अलग होती है। जमीनी हकीकत ये है कि जब इनका पुनर्वास किया जा रहा था, तो पुनर्वास करते समय जो इनको राशि दी गई, वो राशि वाकई पूछ के दी गई। कितनी लेकिन राशि? चूंकि वहां पे कितने लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए मिले हैं जमीन के नाम पर? सिर्फ 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए मिले, लेकिन इसके लिए बकायदा एक ग्राम सभा होती है, बातचीत की जाती है। लेकिन उसका दुर्भाग्य ये है कि जब प्रशासन करता है, तो वो पूरे लोगों को नहीं बुलाता। मैं इसमें कोई आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा कि जो उनके अहित में हो। सवाल ये है कि जब ये लोग बात करते हैं शुरू में, तो कई सारे जो एजेंट्स रहते हैं, कई सारे जो
जैसे वहां पे एक शिकायत आपने सुनी हुई कि कुछ अधिकारियों ने वहां पे जमीन खरीद ली, उन्होंने अपने नाम पर ही वो जो राशि है वो ले ली। कहीं आपने ये भी सुना होगा कि जो बहुत सारे एजेंट्स ऐसे थे गांव के जिन्होंने इन गरीब आदिवासियों के साथ में गलत किया और उनकी जमीन ले ली। आप जो आंदोलन देखते हो, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि पुरुष ने जमीन भी अपनी दे दी और प्लस जो पैसा आया था वो स्वयं पे खर्च कर लिया, तो माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं बचा। तो इसकी एक्चुअली असली हकीकत ये है कि जो पैसा दिया गया वो किसी भी माध्यम से दिया गया, 30 से 40% तो लोगों ने ही गलत कर दिया उनके साथ में। और फिर जो बचा हुआ पैसा था, तो चूंकि ये मैं ये कहता हूं कि चूंकि इनको इतनी जानकारी अपने जीवन की नहीं रहती है, ना ही इन्होंने ये कहा सरकार से उस समय कि हमको पुनर्वास करना चाहिए। बेसिकली ये जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की या सभी लोगों की थी कि इनके लिए पीएम आवास, इनके लिए स्कूल, इनको ऐसी व्यवस्था करके एक ऐसा गांव बसाया जाता जहां इनका जीवन उनका भी निर्वाहन हो कहना सकता ये था। है कि जंगल के बदले हमें जंगल दिया जाए, जमीन के बदले जमीन दी जाए और घर के बदले घर दे दो। वैसा कि वैसा आप पहले या तो बताते तो सही, पहले जागरूक करते तो सही। वहां पर हमने जो तस्वीर देखी है, मैं बार बार उस ओर इसलिए लेकर जाना चाह रही हूँ क्योंकि ठीक है एक चीज गलत हो सकती है, एक व्यक्ति के साथ गलत हो सकता है, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर थी। अब देखिए उनके पति खा गए हो या घर का कोई पुरुष पैसा खा गया हो या सरकार की तरफ से गलत किया गया हो, लेकिन भुगतना तो महिलाओं को पड़ रहा है ना। तो सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि उन महिलाओं के बारे में भी सोचे। अब अगर वो अकेली पड़ गई है तो मेरा बस ये कहना है युगेंद्र जी। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन जो मात्र शक्तियों के हाथ में कुछ है ही नहीं, कागज ही नहीं है, तो देखिए आप अगर कानूनन जाएंगे तो ये बात सोचने वाली बात है कि आप जब कानूनन जाते हैं तो कानून में जो लिखा हुआ है वो उसी आधार पर आप मुआवजा देंगे। ये हमको सबको मिलकर तय कर, इन्हीं महिलाओं को पहले भी तय करना था। इनको पता था कि इनके पति के पास पैसा आ गया। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनकी समझ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गरीब का हित तो दुनिया में सबसे ज्यादा ही देखा जाना चाहिए। और वो जो मातृशक्ति हो किसी भी समाज की हो, उसके जीवन यापन की हर ठोस वजह करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता, जैसे इसमें एक ड्रॉबैक है जो शायद सुधेंद्र जी को ही पता हो या भाई साहब को ही पता हो, कि उसमें 2 गांव ऐसे थे कि जो पन्ना जिनका अगर अधिग्रहण हो जाता है, एक गांव का नाम है ललार और दूसरे गांव का नाम है जरदोवा, तो ये 8 गांवों का जो अधिग्रहण हुआ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बेसिकली क्या है कि जमीन पे जो काम होना चाहिए उस काम में जो मिस गाइड करते हैं वो आप समझ जाइए कि कौन लोग करते हैं। सरकार की मंशा ठीक थी, सरकार को जितना मुआवजा, अगर ये मान लीजिए 3,000 करोड़ दे रहे हैं तो अगर सरकार से क्या 500 करोड़ मांगते तो और नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है कि जिनको उस इंप्लीमेंटेशन करना है उस जिम्मेदारी का, उनकी नियत में अगर थोड़ा सुधार हो और हमारी देख रेख में सुधार हो, तो जो ये मातृशक्ति परेशान हो ना, ये मातृशक्ति परेशान होंगी। देखिए उसमें से कुछ ऐसे समझदार लोग भी रहते हैं जिन्होंने बमीठा के आसपास पूरा अपने मकान भी बना लिए, अपना घर भी बना लिया और वो अपनी रोजी रोटी भी कर रहे हैं। लेकिन बहुतायत ऐसे लोगों की संख्या है, खासतौर से महिलाओं की, कि जिनको उसका लाभ नहीं मिला, इसलिए वो चिता आंदोलन या भटनागर जी के साथ आंदोलन में तो साथ ठीक में है। रहती है। और इस सुधींद्र बात जी, का ठीक है, एक और बात सरकार है, को बाकी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ठीक है। क्या ये जी। संभव है कि परियोजना से सिंचाई और पेयजल का तो देखिए लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसी प्रक्रिया में अगर हम बात करें पन्ना जिले की, तो ऐसे इकोलॉजिकल जो जोन है उन पर दबाव नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल 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 पड़ेगा। और मैं इस बात पे आने ही वाला था कि देखिए ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से हमको अपनी डिमांड्स को और एनवायरमेंटल इश्यूज को बैलेंस करना चाहिए और करना पड़ेगा भविष्य में। देखिए अगर अगर हम आज खेती आधारित सिविलाइजेशन बने हैं, तो जिस आदमी ने सबसे पहले कोई गेहूं का दाना बोया होगा धरती पे, लोग उसके पीछे पड़ जाते कि भाई तुम खेती नहीं कर सकते, इससे हमारी जमीन को नुकसान होगा। तो आपके देखिए ये सब एक्टिविटीज के साथ में कुछ नुकसान होंगे, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम करीब 98 स्क्वायर किलोमीटर तो पन्ना के टाइगर रिजर्व का हमने डुबो दिया। हाँ। करीब करीब 23,000 ने काट दिए। तो पन्ना टाइगर रिजर्व की साथ में उसके अलावा जो वहां पर जो घड़ियाल है या जो गिद्ध है, या सबसे बड़ी हमारी जो मध्य प्रदेश की जो मछली होती है, महाशेर मछली है, उसका नुकसान हुआ हमारा। तो काफी सारे बड़े बड़े पेड़ काटे गए। तो ये हमको सीख लेना पड़ेगी कि कैसे हम इसको प्लान करें, कैसे हम इसमें आगे आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पहले कैसे हम इस एनवायरमेंटल नहीं डैमेज को सुधींद्र पहले जी, फिर तो कैलकुलेट कोई कर भी लें। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये सारी चीजें तो सोचनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बड़ा प्रोजेक्ट है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमको एक लेसन की तरह लेना पड़ेगा।
हमारे पास में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे भविष्य में, केवल भारत में ही नहीं, विश्व में। तो पूरे विश्व की निगाह है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। ये बता दूं मैं आपको, काफी बड़ी स्टडीज चल रही हैं इसके ऊपर कि भाई कैसे हम एनवायरमेंट और प्रोजेक्ट को बैलेंस करेंगे। और काफी सारे देश इसमें लगे हुए हैं और देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में पानी की स्थिति बहुत विकराल होने वाली है। और जब पानी की व्यवस्था हमको करनी है किसी के लिए, तो कुछ कीमत हमको चुकानी पड़ती है। इसके अलावा जो सरप्लस है जो केन से आने वाला है, उसका मेजरमेंट भी ठीक से करना होगा। मैं आपको बताऊं, अभी यूपी और एमपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वाटर शेयरिंग के ऊपर। अभी बात नहीं हुई है ज्यादा, उस पर भी आप थोड़ा बात करिएगा कभी। उसके बाद में फिर जहां से केन प्लस वाटर डाइवर्ट कर रहे हैं ना, उसके जो डाउनस्ट्रीम एरियाज हैं, उन लोगों का अपना विरोध अभी शुरू नहीं हुआ है। उनको भी जब पानी की कमी होगी, तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन हमको उसका ब्राइट साइड भी देखना है। लेकिन एवरी क्लाउड इज ए सिल्वर लाइनिंग। तो ये सिल्वर लाइनिंग तो हमको दिख रहा है, लेकिन वो जो क्लाउड की डार्कनेस है ना, उसको हमको देखना पड़ेगा। फिर जो बहुत बड़ा वाटर ट्रांसफर हुआ है, उसकी वजह से लोकल इकोलॉजी शिफ्ट होने के कारण लोकल रेनफॉल में फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सुधींद्र जी, और देखिए कोई भी योजना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसका ड्रॉबैक तो होता ही है, लेकिन इस मामले में ड्रॉबैक पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिर्फ आम जिंदगी ही नहीं जुड़ी है, इससे पर्यावरण भी जुड़ा है, जिसको बस ये चाहते हैं कि विकास की भेंट कोई आम आदमी ना चढ़े, ना उसकी भेंट को पर्यावरण चढ़े। क्योंकि देखिए विकास तो करता ही है, लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज करके अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया जाए, फिर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी सोचा जाए, ग्राउंड रिपोर्ट ली जाए, मॉनिटरिंग की जाए, फिर उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो विकास पूरी तरह से होता है और सबको उसका फायदा भी पहुंचता है। जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, उतना ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। अभी तो हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना की हम बात कर रहे हैं, नदी जोड़ो अभियान जो है उस पर सरकार की मंशा जो है साफ नजर आ रही है कि इससे समृद्धि आएगी, बुंदेलखंड के क्षेत्र को जो है वो फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए साथ ही साथ में जुटलाया नहीं जा सकता, जो इस केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में जानते हैं उन्होंने ये तस्वीरें देखी होगी कि वहां पर किस प्रकार से आंदोलन किया गया है, लेकिन उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। विस्थापित और मुआवजा सबसे बड़ी वहां पर समस्या है, तो ड्रॉबैक्स पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहां पर लोगों की जिंदगी जुड़ी है और पर्यावरण सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है इस योजना का कि पर्यावरण और जो वहां के लोग हैं, आम लोग जो है, आदिवासी और जो गरीब लोग हैं, उसको खामियाजा इस विकास का ना भुगतना पड़ जाए। उसके बाद विकास की सारी बातें हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो और सभी को इसका फायदा मिले। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।